हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं, आज उसका 31st लेक्चर देखेंगे भी। और जिसमें हम डेली बेसिस की तरह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। 4 नेशनल पार्क आपको दिए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उनमें से आपको बताने हैं कि कौन सा एक हिमाचल प्रदेश में है इनमें से। तो पहला है नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क, और तीसरा है आपका कान्हा नेशनल पार्क, और चौथा है आपका राजा जी नेशनल पार्क। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं हम इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें नंदा देवी, नंदा देवी आपका कहाँ पड़ता है? नंदा देवी आपका पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भाई हम खीर गंगा की बात करें तो खीर गंगा आपका कहाँ है? ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बाकी हम दोनों को देख लेते हैं। जो हमारा पार्क, जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है, और कान्हा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? ये एमपी में पड़ता है, और एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में है। एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एक आपका डिस्ट्रिक्ट है मालदा, मालदा, मालदा डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है आपका बालाघाट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, क्या पता आपसे कभी यूपीएससी पूछ देगी सवाल कभी। तो एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक मालदा, एक आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है। और 1973 में क्या हुआ? 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया, कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व। ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क की बात करें तो राजा जी नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका मिलेगा कहाँ पे? ये आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, राजा जी नेशनल पार्क। और उत्तराखंड के कहाँ पे? हम्म, ये आपका उत्तराखंड में मिलेगा। इसका इसका नाम राजा जी कैसे पड़ा? अगर राजा जी का देखें जाए, इसका नाम राजा जी क्यों पड़ा, तो उसके पीछे एक रीजन था कि एक इंडिया के बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे भारत के, सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी, इनको प्यार सब लोग राजा जी कहते थे, राजा जी। तो इन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया, राजा जी। ठीक है। तो ये भी उत्तराखंड में है आपका। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट हमारा। बाकी ये आपका देख लिया, ये उत्तराखंड में है, ये मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में है, और राजा जी नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है ये भी। इसका नाम राजा जी कैसे पड़ा, ये आपने देख लिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। मतलब गुजरात है वो इंडिया का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है। नमक उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा। तो हमें ये बताना है कि गुजरात के बारे में, कि गुजरात तो इसका कारण क्या है कि गुजरात में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि भारत के अगर देखा जाए, ये कोस्टल एरिया भारत का बहुत बड़ा है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, गोवा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, फिर ये गुजरात आता है। तो गुजरात में ही नमक प्रोडक्शन क्यों ज्यादा होता है? सॉल्ट की जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा गुजरात में ही क्यों होता है? रीजन क्या है? अब 4 रीजन दिए गए हैं। चलिए, पहला रीजन कह रहा है इट हैज एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट। ये बहुत ही ज्यादा शुष्क तट है। कैसा तट है? शुष्क, सूखा तट है।
दूसरा कह रहा है द कोस्टल वाटर आर वेरी सलाइन। यहाँ का जो कोस्टल वाटर है वो बहुत ही ज्यादा सलाइन है, मतलब बहुत ही ज्यादा नमकीन है, एक टाइप का नमक बहुत है उसके अंदर, इसका जो इसके तट पे जो कोस्टल वाटर है। इसके बाद कह रहा, तीसरा कह रहा है इट हैज एक्सटेंसिव सैलो, ये बहुत ही उथला हुआ क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नमक प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ओके। चौथा कह रहा है बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग सॉल्ट फ्रॉम सलाइन वाटर इट हैज रिजर्व ऑफ रॉक सॉल्ट। इसके अलावा कह रहा है प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, जो यहाँ पे जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही होती है फ्रॉम सलाइन वाटर से, जो नमकीन खारा पानी है उससे जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही होती है, इट हैज रिजर्व ऑफ रॉक सॉल्ट, और उसको रिजर्व किया जाता है, रिजर्व करके ऑफ रॉक सॉल्ट के तहत। तो ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए। अब देखो चारों ऑप्शन कहीं न कहीं सटीक से लग रहे हैं। आपको ये भी लग रहा होगा कोस्टल वाटर और वेरी सलाइन, बहुत ही नमकीन है इसलिए शायद नमक है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये भी लग रहा होगा एक्सटेंसिव ड्राई कॉस्ट, ठीक है। आपको तीसरा वाला भी बहुत सटीक लग रहा होगा। मतलब चारों ही जो आंसर दिए गए हैं बहुत एक्यूरेसी के साथ दिए गए हैं। तो अगर आपको करेक्ट नॉलेज यहाँ पे होगी इसकी, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। 5 में से आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए गुजरात क्या है। सबसे पहले तो हम गुजरात की बात करें तो गुजरात आपका कहाँ पे है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे है। वेस्टर्न कोस्ट पे बसा हुआ है, मतलब ये पश्चिमी तट के पास बसा हुआ है। और ये किससे बाउंड्री शेयर करता है, ये इसकी कोस्टल लाइन किससे बनाता है, ये अरेबियन सी से अपनी कोस्टल लाइन बनाता है, अरेबियन सी, ठीक है। ये है आपका गुजरात, ये आपका ऊपर ही ये कच्छ, ये खंबात, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, अरेबियन सी का। तो इसका जो आंसर अभी हम देखेंगे फिलहाल, तो ये देखो ऑप्शन इसका ए है, गुजरात लाई इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। सबसे बड़ी बात कि ये उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब हाई प्रेशर जोन में पाया जाता है। जैसे आपकी ये अर्थ है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैप्रिकॉन और कैंसर है, ये इक्वेटर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये वाला जो पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात को भारत को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो गुजरात से ही पास होती है। तो गुजरात का ये वाला पोर्शन है ये। अब देखो ये तो पूरा ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन है। तो यहाँ पे सन की पूरे साल क्या रहती है, मूवमेंट रहती है। तो सबसे ज्यादा हॉट रीजन है ये। अब इसके ही बगल में जैसे ही स्टार्ट होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। अब हाई प्रेशर बेल्ट में गुजरात यहाँ पे बसा हुआ है। अब जहाँ यहाँ पे नमक प्रोडक्शन होती है आपकी, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में आता है वेस्ट इंडिया के। कैरेक्टराइज्ड बाई ये सेमी एरिड, ये बहुत ही ज्यादा सेमी एरिड मतलब शुष्क क्षेत्र है, या एरिड कंडीशन देखने को मिलेगी क्योंकि इसके पास ही में क्या आपको थार डेजर्ट मिलेगा यहाँ पे। तो गुजरात में भी थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, वो भी थार डेजर्ट का ही एक पार्ट है, शुष्क एरिड रीजन है वो। तो सेमी एरिड एंड एरिड कंडीशन मिलेगी आपको यहाँ पे, बहुत सी शुष्क कंडीशन मिलेगी आपको, ज्यादा नमी देखने को नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मानसून भी आती है, साउथ वेस्ट मानसून, वो ज्यादा यहाँ पे बारिश वारिश नहीं कराती है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कौन है, अरावली रेंज है, तो बारिश सीधे ऐसे निकल जाती है हवाएं। द कोस्टल जोन ऑफ द स्टेट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ये ज्यादातर पूरे साल के कम से कम 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कम से कम ये 10 10 मंथ तक ये क्या रहता है, शुष्क क्षेत्र रहता है। 10 मंथ तक ये ड्राई रीजन रहता है, किन्हें आउट ऑफ 12 मंथ, इसलिए यहाँ सॉल्ट प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब ड्राई रीजन रहेगा और बहुत ही सब ट्रॉपिकल जोन है, थोड़ा हॉट डेजर्ट भी है, एरिड रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत हो जाता है। इवेपोरेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ड्राई रीजन रहता है 10 मंथ तक, यहाँ कोई भी आपको पानी नहीं। तो क्यारियां सी बना दी जाती है छोटी छोटी, और उन क्यारियों में क्या है, नमक, वो पानी भर दिया जाता है ओशन का। और इसके बाद क्या होता है, वो पानी क्यारियों का इवेपोरेट हो जाता है, नमक नमक बचता है नीचे। तो इसलिए 10 महीने तक कोई समथिंग बारिश वारिश होती नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, इट हैज एक्सटेंसिव ड्राई कॉस्ट। ये बहुत ही ज्यादा ड्राई कॉस्ट है। ये समझ लो अप्रोक्स 12 में से जो 10 महीने हैं, 10 मंथ्स तक ये ड्राई रीजन रहता है। कॉस्ट ऑफ वाटर वेरी सलाइन, देखो कॉस्ट ऑफ वाटर तो हर जगह सलाइन ही होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अरेबियन सी में तो कॉस्ट ऑफ ज्यादा ही सलाइन है, क्योंकि अरेबियन सी में पानी, नदियां कम पानी गिराती हैं आके, समथिंग जो भी है। तो वो कॉस्टल रीजन ही है। वो तो ज्यादा सैलिनिटी ज्यादा ही है वहां पे। एक्सटेंसिव सैलो, तो ये कोई रीजन नहीं है इतना बड़ा कि सैलो होगा तभी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है यहाँ पे, और उस एजेंसी की बात की गई है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, आपके खनिज होते हैं, खनिज, उन खनिज की जो एक्सप्लोरेशन है, कहाँ पे खनिज पाया जा रहा है, उनकी मैपिंग और उनकी कैसे क्या खुदाई, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबल होती है एजेंसी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एजेंसी की बात की गई। पहला ऑप्शन आपको दिया गया द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं। और दूसरा है आपका सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया। और तीसरा है आपका, दूसरा आपका क्या, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। और चौथा है आपका इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करिए खुद से, कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है एजेंसी, कौन सी भारत सरकार की एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स के बारे में मैपिंग करती है, बताती है कहाँ पे क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एजेंसी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स। जो भी हमारे मिनरल्स हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंतर्गत आती है। अब वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर किया जा सकता है कि द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, चार मिनिस्ट्री आपको नीचे दी गई होंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंतर्गत आती है। अब देखो प्रोसेस, प्रोपोजेज टू टेक अप द एरोफिजिकल, और ये सारी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ, हम इसके बारे में देख लें तो ये 1851 में क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1851 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो प्राइमरली टू फाइंड कोल डिपॉजिट फॉर द रेलवे। ठीक है, 1851 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन हमारे क्या है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें, आंसर हमारा जो बनेगा वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, बाकी हम आंसर देखें, बाकी हम देखें सर्वायर इंडिया ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया। तो सर्वायर जर्नल ऑफ इंडिया ये क्या है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है, ये इनकॉर्पोरेट किया गया था 1958 में। कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए, पब्लिक इंटरप्राइजेस के तहत। ठीक है, और इसकी बात करें तो इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर्स। ये मतलब जितने भी इंडिया के ओर्स हैं, उनकी क्या है, उनको प्रोड्यूस करता है, उनकी माइनिंग ये सारी चीजें देखता है ये। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की बात करें तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस क्या है, प्राइमरी मिशन इसका क्या था, इसका प्राइमरी मिशन है जो प्रमोट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो ये जो भी कोस्टल एरिया पे,
और जो नॉन कोस्टल एरिया होती है, इन दोनों जगह जो भी डेवलपमेंट होता है, मिनरल्स का जो भी रिसोर्सेज होंगे कंट्री के, तो उनके डेवलपमेंट के बारे में देखता है, साइंटिफिक रिसर्च जो भी करता है ये करता है। तो ऑप्शन ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी ये किस डायरेक्शन से क्वेश्चन और बन सकता है, इस पे भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू एलुवाइल डिपॉजिट फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन। एलुवाइल मतलब आपकी जलोढ़। जलोढ़। गैंगेटिक प्लेन क्या है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ पूरा। ठीक है। फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। न्यू, न्यू के बारे में बात की, इनमें से न्यू कौन सा है उसके बारे में बात की गई। कि आपका जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, तो वो चार पार्ट्स में डिवाइड है। भावर और भांगर, खादर, तराई। तराई रीजन। ठीक है। आपका भावर, बांगर, खादर, तराई, चार पार्ट में डिवाइड है। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा है जहाँ पे न्यू एल्यूवाइल डिपॉजिट मिलता है। एल्यूवाइल जो सॉइल है, आपकी सॉइल है जो आपकी जलोढ़ मृदा है, उस जलोढ़ मृदा के क्या है, नई जलोढ़ मृदा मिलती है, डिपॉजिट मिलती है। तो ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं हमारा आंसर क्या है। देखो, ये है हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय से क्या होता है, नदियां आती हैं, जैसी नदियां नीचे उतरती हैं तो आपको क्या है, हिमालय के जो फुट हिल्स है, जो फुट हिल्स है, अब यहाँ पे आपको जो गिरपाद होता है वहां पे आपको क्या मिलेगा, बड़े बड़े स्टोन्स छोड़िए सारी चीजें मिलेंगी। तो वो क्षेत्र आपका कहलाता है भावर। और ये बहुत ही अनफर्टाइल होता है, अनुपजाऊ होता है, अनफर्टाइल क्षेत्र होता है ये क्षेत्र। अब भावर क्षेत्र में नदी आती है, तो नदी क्या होती है, बड़े बड़े स्टोन सब होते हैं, नदी उनके नीचे से जाती है तो नदी दिखाई नहीं देती है, तो कहते हैं नदी विलुप्त हो गई। और जैसे ही नीचे फिर आगे आते हैं तो तराई क्षेत्र मिलता है, दलदली क्षेत्र होता है, छोटे छोटे यहाँ पे आपको कंकड़ मिलेंगे। अब छोटे बहुत ही टाइनी रॉक मिलती है आपको, एक टाइप की यहाँ पे छोटे छोटे जो कंक्रीट होती है, पत्थर होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भाबर पे नदी जैसे लगती है विलुप्त हो गई, फिर नदी यहाँ पे क्या करती है, वापस ऊपर आने लगती है। छोटे छोटे पत्थर नीचे चले जाते हैं तो वो नदी पानी ऊपर आ जाता है। तो ये तराई क्षेत्र होता है। और तराई क्षेत्र क्या है, बहुत ही, ये भी ये थोड़ा फर्टाइल होता है। इसके बाद फिर नदी जब मैदानी क्षेत्र में आती है, तो मैदानी क्षेत्र में नदी क्या होती है, नदी अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लाती है, बहुत सारा पहाड़ों से, क्योंकि वो बहुत ही स्पीड से पहाड़ों से आती है, स्टीप स्लोप होती है, तो अपने साथ क्या है, मिट्टी विट्टी काट कूट के लाती है बहुत सारी। तो जब मिट्टी विट्टी काट कूट के लाती है तो क्या करती है, नदी जैसी प्लेन एरिया में आती है तो वो मिट्टी को, पानी तो बहता चला जाता है, उसके साथ अपनी मिट्टी साइड साइड से लगाती चली जाती है ऐसे करके। ठीक है। जब लगाती चली जाती है मिट्टी, तो जो जहां पे जैसे ये आपकी नदी बैंक है, ये आपका पानी बह रहा है नदी में। अब नदी अपने साथ डिपॉजिट करके, इरोजन करके जो भी लाई है वो डिपॉजिट करती चली जाती है बैंक के किनारे। डिपॉजिट करती है तो क्या करती है, नई मिट्टी होती है, इस क्षेत्र में आपको न्यू सॉइल मिलेगी। न्यू सॉइल मिलेगी। और ये कौन सी एलुअल सॉइल होती है? एलु एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मृदा होती है। तो इसी सॉइल को कहते हैं खादर। अब जब ये सॉइल क्या है, यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट होती है, क्योंकि नदी तो कंटिन्यू इरोजन करती है और डिपॉजिट करती है। अब ये सॉइल पीछे चलती चली जाती है और इसकी जगह नई सॉइल आती चली जाती है। जब ये सॉइल जो खादर, जो न्यू सॉइल थी, ये जब ऐसे लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाती है तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, अब ये थोड़ा बैंक से दूर हो गई, बैंक से दूर हो गई तो इसे कहते हैं बांगर। अब खादर सॉइल कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है। इसीलिए यहाँ, और जो बांगर सॉइल, और ये थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, एकदम शिथिल टाइप की होती है, कह सकते हो सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे कल्टीवेशन देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, आपको कल्टीवेशन बहुत ही लार्ज स्केल पे देखने को मिलता है खादर में। बांगर क्या होता है, छोटी छोटी जो कंक्रीट वंक्रीट होती है वो यहाँ पे। अब ये वाली जो सॉइल है यहाँ पे, ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा मिलेगा।
कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे आपको घर वर या इंडस्ट्री जो भी बनाए ये चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये रॉक हार्ड हो जाती है तो इसमें अच्छे से चीजें बन जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैदानी उत्तरी मैदान क्षेत्र थे उनके चार पार्ट्स में डिवाइड था, भावर, तराई, बांगर और खादर और रिवर वैली जो भी थी आपकी। तो आंसर क्या होगा? न्यू एल्यूवाइल की बात की गई थी, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए खादर आपका न्यू एल्यूवाइल आंसर खादर हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ के बारे में देख लो। ये भावर प्लेन, भावर प्लेन में क्या है? इज ए प्लेन लोकेटेड इन द साउथ ऑफ शिवालिक, मतलब अब हमने बात की थी फुट हिल्स में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? शिवालिक के फुट हिल्स में पाया जाता है। तो आपको कहाँ से, जम्मू से लेके असम तक मिलता है ये, ठीक है, ये क्षेत्र। और ये क्या है? ये बहुत ही आपको ब्रेथ विथ ऑफ द भावर प्लेन इज मोर इज द वेस्टर्न रीजन एंड कम्पेयर टू द ईस्टर्न रीजन। ये बहुत ही चौड़ा है। कहाँ पे भावर प्लेन कहाँ पे चौड़ा है? ये आपका वेस्टर्न रीजन में ज्यादा चौड़ा है, ईस्टर्न रीजन में कम चौड़ा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो की पॉइंट टाइप के ये जो बनते हैं, इन पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो इनको आप थोड़ा अच्छे से देख लें इस वाले पेज को, और हो सके तो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप रिवाइज करेंगे अगर आप अपने दिमाग में रखें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो, इज रीजन नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि बड़े बड़े स्टोन होते हैं तो वहां पे कल्टीवेशन कहाँ हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें सारी याद रखें। बाकी ये खादर के बारे में, बांगर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर हमने देख लिया, आंसर क्या था हमारा? खादर न्यू एलुवियल, जो एलुवियल डिपॉजिट थे वो आपकी गैंगेटिक प्लेन में पाए जाते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अरेंज द, ये वर्ल्ड मैप पे है वेस्ट, किस पे है? वर्ल्ड मैप पे वेस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ये कुछ सी दिए गए हैं, कुछ समुद्र दिए गए हैं, और इन समुद्र को हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। पहला है सी ऑफ मरमरा, मारमरा या मरमरा। दूसरा है पर्शियन सी, तीसरा है कैस्पियन सी, चौथा है आपका रेड सी। मतलब सी ऑफ मरमरा, फारस सी, और आपका कैस्पियन सी, और आपका रेड सी लाल सागर, ठीक है। चार ऑप्शन दिए, करेक्ट ऑप्शन बताना। चार, 1 2 3 4 नॉर्थ टू साउथ लगाने हैं। तो चलिए, अगर आप मैपिंग अगर कर रहे हो अच्छे से, वर्ल्ड मैपिंग कर रहे हो, क्योंकि इस पे आजकल यूपीएससी बहुत ही सवाल पूछ रही है, मैपिंग बेस्ड एक सवाल जरूर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वर्ल्ड मैप को अच्छे से देख रहे होगे, ठीक है। इग्नोर नहीं किया जा सकता इन चीजों को। तो चलिए देखते हैं मैप पे हम। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत के वेस्ट में चलेंगे तो हमें मिलेगा आपको ये पूरा क्षेत्र। ये अरेबियन पेंसुला है पूरा, और अरेबियन पेंसुला के ऊपर जाएंगे तो आपको एक ये वाला, ये कर्सर जहाँ पे है, अजरबैजान, अजरबैजान के पास में आपको एक वाटर बॉडी मिलेगी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है? एक सलाइन वाटर लेक है। सी इसका, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। दुनिया की अगर सबसे बड़ी लेक में आए तो कैस्पियन सी है। अगर दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी स्वीट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक मानी जाए तो वो सुपीरियर लेक है। अगर दुनिया की सबसे सलाइन या दुनिया की सबसे बड़ी लेक की बात की जाए तो कैस्पियन सी है, ठीक है। और इस सी की वजह से भी भारत सर्दियों में, भारत में आपको वेस्टलीज की वजह से यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं से मॉइस्चर गेन करती हैं आपकी वो वेस्टलीज, ठीक है। तो देखिए ये रहा कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका कैस्पियन सी है। अब कैस्पियन सी देखो यहाँ से स्टार्ट है। अब कैस्पियन सी के जस्ट आप क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, आप किधर आओगे? साउथ वेस्ट में आओगे, तो आप ब्लैक सी देखोगे। और ब्लैक सी में आप भी कहाँ पे, ये वाला जो पार्ट देखोगे ब्लैक सी का, ये देखो, ये जो पार्ट है सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ मरमारा पड़ता है, जो ब्लैक सी और किसके बीच में? जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा है। अब सी ऑफ मरमारा और ब्लैक सी को कनेक्ट एक स्ट्रेट द्वारा किया जाता है, जल संधि द्वारा किया जाता है। और जिस स्ट्रेट का नाम क्या है? इस स्ट्रेट का नाम है बास्फोरस सी। फिर आप सी ऑफ मरमरा से आप एजियन सी में जाते हो। एजियन सी मेडिटेरियन सी का पार्ट है, तो इसके डार्डनल, ये वाला जो स्ट्रेट है, कर्सर जहां पे है, ये डार्डनल स्ट्रेट है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होगे। तो देखिए ऑर्डर में, देखिए ऊपर से अगर ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के नीचे आपको मिलेगा ये, आपको सी ऑफ मारमारा, इस्तांबुल ये लिखा है, इसके ऊपर ये छोटी सी वाटर बॉडी। अब इसके नीचे आप जाओगे तो ये वाला आपको यूनाइटेड
अरब एमिरेट्स में आपको यहाँ पे मिलेगा ये पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ के आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा रेड सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसको एक बार मैप पे यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका कैस्पियन सी, और ये रहा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रहा सी ऑफ मरमारा, और ये आपका पर्शियन गल्फ रहा, और ये आपका रेड सी रहा। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे, क्या कैस्पियन सी ऊपर आएगा, फिर आपका सी ऑफ मारमारा आएगा, फिर पर्शियन गल्फ आएगा, फिर रेड सी आएगा। तो देखिए ऑप्शन, पहले आपका कैस्पियन सी आएगा तो 3 आएगा, और 3 के बाद फिर आपका क्या आएगा, फिर आप सी ऑफ मारमारा आएगा, नंबर 1 आएगा, और 3 के बाद फिर आपका क्या आएगा, और फिर आपका पर्शियन गल्फ आएगा, और 2 इसके बाद 4 आएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 एक ही में है। तो ये, अब देखो इसको अगर इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करने में कितना कितना ज्यादा आपको, अगर आपको पता होता कैस्पियन सी के बारे में, आपको अगर ये पता रेड सी नीचे है, आपको पता रेड सी नीचे ही सबसे नीचे पाया जाता है अरेबियन सी में, तो आप ये आसानी से 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर देते। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, या तो कैस्पियन सी ऊपर है, या तो सी ऑफ मरमरा ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ब्लैक सी थोड़ा नीचे पड़ता है, थोड़ा लॉजिकल जाए तो ऊपर देखो आपको जाएगा कैस्पियन सी। तो आप आराम से ये क्वेश्चन निकाल ले जाते हैं, 50-50 जो आपका बन गया था। बाकी हम थोड़ा इसमें मैप पे देख लेते हैं। ये रहा आपका ब्लैक सी, ये रहा आपका ब्लैक सी, और ये रहा सी ऑफ एजोव, ये वाला पार्ट सी ऑफ एजोब, और सी ऑफ एजोब को कनेक्ट करता है एक वाटर बॉडी के द्वारा, कनेक्ट किया जाता है सी ऑफ एजोब, और ब्लैक सी को एक स्ट्रेट द्वारा कनेक्ट किया जाता है जिसे कहते हैं कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, और ये आपका डार्डनल बॉस्फोरस स्ट्रेट ये हो जाएगा, ये आपका वो है पर्शियन सी, ये आपकी स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल है। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, सी ऑफ, और ये आपका एडन, ये आपका अरेबियन सी का पार्ट आपके क्या है, गल्फ ऑफ एडन है। क्या है, गल्फ ऑफ, ये आपका इसी का पार्ट है, गल्फ ऑफ एडन, ये वाला। और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है वल अब मंदेब स्ट्रेट, जो जिबूती और यमन के बीच में है। ठीक है, ये आपका जिबूती, यमन, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं आपके, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। बाकी इंफॉर्मेशन हमने दे दी यहाँ पे क्या है। ये आपका पूरा मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन और आपका अटलांटिक सी को, ओशन को कौन कनेक्ट करता है, एक स्ट्रेट द्वारा होता है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा से, क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और उनसे रिलेटेड और भी जो जानकारी थी हमने आपको प्रोवाइड कराई। तो आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, इसके बाद जो भी उस क्वेश्चन बेसिस डायमेंशन बनती हैं सॉल्व करने की, उनको भी देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन यही हो, ये तो बस एक प्रैक्टिस है कि कैसे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश कीजिए। तो इस लेक्चर की जो आपको पीडीएफ और वीडियो लिंक है वो इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए इसी नोट पर हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।